हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से एजीएम स्टडी पॉइंट महेंद्र सर चैनल के माध्यम से फिर मैं एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ और इस मॉडल पेपर के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का एक आदर्श मॉडल पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। थोड़ा सा आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ देखिए, ये है वर्ष 2023-24 लिखा है। बस 22-23 का है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए। एक मॉडल पेपर है। इसमें थोड़ा सा कुछ पहले निर्देश दिखा गया, देखिए जरूर आप थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। उसमें लिखा लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, प्रारंभ में 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है, तीसरे नंबर पर, कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में, देखिए एक होगा अ और दूसरा होगा ब, ठीक ना। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको बता दें कि अब देखिए जो उसमें चौथा जो लिखा है कि जो अ खंड है उसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके सामने। कितने प्रश्न आएंगे? 20, जिसका उत्तर आपको ओ मार्कशीट में भरना होगा। आपको मिलेगा ओ मार्कशीट, और मैं एक दिन आपको ओ मार्कशीट भरने के बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक ना। अब देखिए, उसके बाद से फिर से खंड जो ब होगा उसमें 50 आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड, उसके बाद से मानचित्र संबंधी आपके प्रश्न होंगे। इस तरह के साथ आपको ये सब करने को दिया जाएगा, ठीक ना। ये प्रश्न होंगे और उसमें चलिए पहले हम खंड अ स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का पेपर है, मॉडल पेपर है। अब प्रयास करिए थोड़ा सा भरने के लिए हमारे साथ साथ। देखिए, उसमें लिखा है सबसे पहले नंबर, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1815 की बीना संधि से संबंधित है। तो देखिए, 1815 में जो बीना संधि हुई थी, हम आपको बता दें कि जो वियना सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो ऑस्ट्रिया के चांसलर था जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो यहाँ देखिए, ड्यूक मेटरनिक थे, वही चांसलर थे, और उन्हीं के माध्यम से ये बीना संधि का आयोजन किया गया था। तो इसमें आपका जो सौ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक, ओके। दूसरा प्रश्न है, सत्ता की सरदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो जो बेल्जियम मॉडल का जो मुख्य महत्व, उसमें देखिए सभी जाति समूह उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा दी जाएगी, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ फिर एक बार देख लीजिए। इसमें पहला है सत्ता की सरदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? उसमें पहला जो ऑप्शन लिखा है, देखिए सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की जाएगी। दूसरा है, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की जाएगी। तीसरा है, सांप्रदायिकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो पहला ऑप्शन है ये सबसे परफेक्ट सही है, ठीक ना। अब फिर से हम आप बता दें अगले, फिर से अब देखिए आ जाइए फिर से आप प्रश्न नंबर तीसरा। जो तीसरा प्रश्न है उसमें लिखा है 1928 और 38, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बीच भारत में गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट क्यों आई थी, ठीक ना। फिर से एक बार आपको बता दें हम, देखिए इसमें उसमें पहला ऑप्शन है बाढ़ के कारण, सूखा के कारण और महामंदी। आपको बता दें महामंदी के कारण, महामंदी इसमें सबसे परफेक्ट सही होगा। इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको कि महामंदी के कारण जो आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था और पतन हो गया, और जिसके कारण जो गेहूं भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात होता था तो उसका मतलब रोक लग गया, जिसकी वजह से गेहूं की कीमत में 50% की कमी आ गई, ठीक। चौथा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका में था। कहाँ था? अमेरिका में। आपको बता दें ये जो जगह था इसमें ये 1944 में अमेरिका में स्थित एक जगह का नाम था जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर। क्या नाम था? न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर ही मतलब ये स्थापित किया गया था। तो ये विशेष रूप से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका। अब चलिए देखिए पांचवा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कौन सा लक्षण संघीय सरकार की से संबंधित नहीं है? ठीक ना, संघीय सरकार। देखिए पहला कठोर, ये भी चलिए सही है। शक्तियों का केंद्रीयकरण, ये भी सही है, ठीक ना।
संघ और राज्यों के मत शक्तियों का बंटवारा, ये भी सही, ये तीनों सही है, लेकिन चौथा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन नहीं है। तो यही उससे संबंधित नहीं है, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे संघीय सरकार जो होता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र नहीं है, तो आपका ये द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है। सामाजिक, देखिए यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। पहला है धर्म का, भाषा का। सामाजिक जो विभाजन का मूल जो कारण होता है वो धर्म और भाषा का होता है। तो इस तरह आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, और ब दोनों ही सही होंगे, ठीक ना। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो क्या इसका अर्थ होगा। लैंगिक मतलब लिंग संबंधी, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। दूसरा कह रहा है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। तीसरा कह रहा है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता। और इस चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे बता दें जो पहला ऑप्शन है सबसे परफेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में हमारे जो स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत बड़ा असमानता पाया जाता है, क्योंकि स्त्री को हमेशा हीन दृष्टि से देखा भी जाता है, ठीक ना। तो आप लगभग 7 प्रश्न समझ गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के पहले चैप्टर में, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आप जानते ही होंगे, इसमें फ्रांस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर से अब प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, अब चलिए देखिए, हाँ आ जाइए, प्रश्न नंबर 9 है, स्टार्ट करते हैं। देखिए उसमें फिर से प्रश्न नंबर 9 का पहला 9 दिखा है, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। आप लोग से बता दें कि मेटर जो निक था वो समाज का सबसे बड़ा यदि किसी को दुश्मन मांगता था तो वो था पेशी मैस्तिनी को, सबसे खतरा, क्योंकि ये क्रांतिकारी था, इसीलिए उन्होंने उसको ये कहा था कि ये सबसे बड़ा समाज के लिए खतरा और सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, थोड़ा सा एक बार देखिए, लिखा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, पहला उसमें लिखा है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये भी चलिए सही है। दूसरा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है, ये भी सही है। और वह दोनों सही है। और तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये जो तीसरा ऑप्शन है और वह दोनों सही है, ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 11 देखा जाएगा, लिखा है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल के पहले चैप्टर में संसाधन एवं विकास में, मृदा, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे नवीकरणीय योग्य संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। और नवीकरणीय नहीं होगा, इनका हम हमेशा पुनः दोबारा उपयोग करते रहते हैं, इसीलिए हम इनको नवीकरणीय योग्य संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, ठीक ना। आपको बता दें पंजाब में भूमि के संकुचन के मुख्य कारण, संकुचन का मतलब होता है भूमि निम्नीकरण, समझ लीजिए। तो आप लोग पंजाब में पढ़े होंगे, इसमें गहन खेती, ये भी नहीं होगा। दूसरा अधिक सिंचाई, सबसे परफेक्ट आपका होगा अधिक सिंचाई, ठीक ना। वनोन्मूलन नहीं होगा, अति पशुचारण नहीं होगा। तो इसमें दूसरा आपका ऑप्शन ऑप्शन सही होगा ब, अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण का सबसे, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आए थोड़ा सा उन पर आप गौर करिए। अब प्रश्न नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आप लोग जानते ही होंगे भारत एक मात्र ऐसा केरल राज्य है जहाँ सबसे कम साक्षरता अधिक है, ठीक ना। और लिंग अनुपात भी सबसे वहाँ कम है। तो तो ये देखिए, ये मतलब जो आपका पहला ऑप्शन सही होगा केरल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। रोजगार की परिस्थिति के आधार पर नहीं, आर्थिक क्रिया की प्रकृति के आधार पर नहीं। तीसरा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 है, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न को लिखा है भूक्षरण
का क्या तात्पर्य होता है? भूक्षरण। अ, थोड़ा-सा आप लोगों ने देखा भी होगा, भूक्षरण का मतलब ये होता है कि भूमि का कटाव। तो इससे क्या तात्पर्य होता है? तो उसमें पहला भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा लिखा है कि भूमि का दलदली होना, तीसरा लिखा है कि भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना। आपसे बता दें कि जो क्षरण होता है उसमें भूमि जो उपजाऊ अनुपजाऊ हो जाती है, तो इसमें पहला आपका ऑप्शन सही है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना आप लोगों ने पढ़ा होगा, 200 वर्ष पुरानी सबसे कोयला खदान क्षेत्र है, जिसमें दामोदर घाटी भी आता है, सोन आता है, चंबल आता है, लेकिन जो महानदी क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता है। ये टर्शियरी युग की पाई जाती है, ठीक ना। महानदी आपने पढ़ा होगा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होगा? देखिए थोड़ा-सा एक बार थोड़ा-सा ध्यान से प्रश्न को देखिए, पढ़िए, मिलाइए। आप लोगों ने अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, विकास। मतलब भूमिहीन है, तो भूमिहीन का मतलब कि उस किसान के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, वो किसी दूसरे के भूमि पर काम करता है। आप बात समझ में आ गई? अब देखिए उसमें पहला है उपज का ज़्यादा समर्थ मूल्य प्राप्त करेगा। देखिए दूसरा कह रहा है कि वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सकेगा। ऐसा कभी वो सोचेगा? मजदूर जो होगा, जो किसी दूसरे खेत में मजदूरी कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि अधिक मजदूरी, वो चाहेगा कि यही कि हम जब किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक क्या मिले? मजदूरी। तो इस तरह आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए फिर अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? यहाँ लक्षण पूछा है, व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। उसमें देखिए पहला, सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग करती है। दूसरा कह रहा है कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुओं को कितनी मात्रा में आयातित करना चाहिए। ये देखिए सही है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देते हैं, ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन, देखिए यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, विश्व व्यापार जो संगठन वो अवरोधकों को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद से द लिखा है, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए, ये भी सही है, ठीक ना। लेकिन आपको बता दें इसमें पहला जो ऑप्शन होगा, पहला वही नहीं है। व्यापार जो विश्व व्यापार संगठन आपने पढ़ा होगा, वो चाहते ही हैं कि जो व्यापार अवरोधक हैं उन्हें बढ़ावा वो नहीं देते हैं, मतलब उन पर पूरी तरह से वो चाहते हैं कि ये छूट हो जाए। तो देखिए आपसे बता दें इसमें जो आपका ये ऑप्शन है यही सही होगा, परफेक्ट। वो नहीं चाहते हैं कि विश्व व्यापार पर किसी तरह विभिन्न देशों में मतलब रुकावट लग जाए कि हम व्यापार नहीं कर पाएँ। तो आपको बता दें वाला ऑप्शन सबसे परफेक्ट सही है। 19 नंबर पर कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत देखिए स्रोत नहीं है, उसमें कोयला है, भूतापी ऊर्जा है, और वह दोनों हैं, तो उनमें से कोई नहीं। परंपरागत जिसमें पढ़े होंगे आप लोग कि क्या बोलते हैं उसको, अ, बोला जाता है कि जो परंपरागत में जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये मान लीजिए परंपरागत है। भूतापी ऊर्जा, ठीक ना, भूमि के अंदर पाए जाने, ये जो होता है ना, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आता है। तो ये इसमें सबसे पहला परफेक्ट सही है, तीसरा ऑप्शन, ठीक ना। अब उसी तरह आ जाइएगा 20 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें देखिए वैश्वीकरण के जो कंपनियां, आपने पढ़ा होगा वैश्वीकरण मतलब विश्व के विभिन्न देशों के बीच आप व्यापार स्थापित करना। उसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन का कार्य करती है। उसमें लिखा है पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ठीक ना, पहला ऑप्शन। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, उपरोक्त ये सभी, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपसे बता दें ये लगभग ये सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी से निवेश से बहुराष्ट्रीय कंपनी के आय में वृद्धि हुआ है। उसके बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में निवेश का अधिकतर भाग नियंत्रण भी है। उसके बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक समृद्धि हुई है। तो ये आपका उपरोक्त सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपके सामने 20 MCQ क्वेश्चन रखे।
एक बार फिर पुनः आप थोड़ा देखने को मतलब प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। इस तरह हमने आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हल हल करा दिए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।